हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ये 2023 के जूलॉजी का पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने बॉटनी का पार्ट डिस्कस किया है। गेट 2023 बॉटनी, जो उस वीडियो में अगर आपने नहीं देखी होगी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जूलॉजी वाला पार्ट गेट 2023 का, जिसका कोड रहता है लाइफ साइंसेज का कोड एक्सएल होता है और जो हमारा जूलॉजी का पार्ट होता है उसका कोड जो होता है टी होता है। जो भी स्टूडेंट बॉटनी और जूलॉजी एज ऑप्शन चूज करना चाहते हैं गेट के पेपर में, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जो 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो भी जूलॉजी का पार्ट था उसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें एक तरह से एनालाइज करने में हेल्प करते हैं कि पेपर किस तरह से पूछा जा रहा है, कौन से टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इस वीडियो में भी मैं यही ट्राई कर रही हूँ कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि कौन से किस तरह का एग्जाम जो है वो पूछा जाता है, जो भी फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहा है एग्जाम के लिए, स्पेशली उनके लिए जो है ये इजी रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन वाज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज बुक लंग्स एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन से एनिमल का जो बुक लंग्स एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन वो यूज करते हैं। स्कॉर्पियन जो होते हैं वो एज अ बुक लंग्स जो है यूज करते हैं एज बुक लंग्स एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। एक चीज और ध्यान रखना, जब भी गेट का पेपर करोगे तो कुछ क्वेश्चन जो होता है एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, कुछ एमएसक्यू बेस्ड होते हैं। उस पर मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी एक वीडियो लेके आई हूँ, सीबीटी मोड तक कैसा होता है और किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह की नेगेटिव मार्किंग होती है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी प्लेलिस्ट का। वहां से आप उस वीडियो को जो है वो देख सकते हो। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना होता है, लेकिन एमएसक्यू बेस्ड में एक से ज्यादा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकते हैं। आपको ऑप्शन दिया होता है, वहां पे लिखा होता है कि एमसीक्यू है और ये एमएसक्यू है, तो देख के ही आपको सॉल्व करना है। और दूसरी बात, एमएसक्यू में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप उसको ट्राई करके पक्का करो। एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए उसको थोड़ा सोच समझ के सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इनेट बिहेवियर ऑफ एन एनिमल। इनमें से कौन सा जो है इनेट बिहेवियर ऑफ एनिमल को शो कर रहा है। A behavior that is triggered due to change in environment, a behavior that is trained by parents, a behavior that is determined by heredity. Heredity वाला जो behavior होता है that is a innate behavior, वो उसके अंदर जो है ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड ट्रू इकोलॉजिकल पॉपुलेशन। इनमें से कौन सी जो है ट्रू इकोलॉजिकल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। A pitcher plant and a dragonfly, all animals that live near each other in national park, the leeches and flatworms that live in a forest, all the lions in a reserved forest. हमें बताना है इकोलॉजिकल पॉपुलेशन को कौन सा बता रहा है। पिचर प्लांट और ड्रैगनफ्लाई नहीं बता रहा है, वो एक ही प्लांट है। ऑल एनिमल्स नियर नेशनल पार्क में नहीं, ये भी नहीं होगा। लीचेस एंड प्लेटफॉर्म्स भी नहीं होंगे। ऑल द लाइन्स इन रिजर्व फॉरेस्ट जो है इकोलॉजिकल पॉपुलेशन को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल शो बोटल सेल्स ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। बोटल स्टेज को कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो शो करता है। एम्फीबियंस जो होते हैं वो बोटल सेल्स को शो करते हैं ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिल रही है, अगर वो लाइट से ले रहे हैं तो उनको हम फोटोट्रॉप्स कहेंगे, खुद बना रहा है तो हम ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। देन अब हम पूछा गया है कि हम किसको कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिट्रॉप्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेंगे, लिथोट्रॉप्स जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज अ फूड यूज करेंगे। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेटिव एजेंट ऑफ फिलारियोसिस। फिलारियोसिस कौन सा कॉजल एजेंट होता है इनमें से। ये क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन है, एक से ज्यादा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। एक बुचेरिया वेनक्राफ्टाई होता है और ब्रूगिया मेलाई, ये दोनों जो है फिलारियोसिस के कॉजेटिव एजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास न्यूमेरिकल एबिलिटी है। न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी अटेम्प्ट करना, क्योंकि इनके नेगेटिव मार्क्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं। आप इसको सॉल्व करना और जो भी मतलब क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे ट्राई करना है एक बार, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप इसको जो है वो ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे पूछा गया है, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 वाइल्ड डॉग्स इन अ ब्रासलैंड 360 एंड 480 डॉग्स एट black body color with genotype in the same population, remaining dogs were white in color with a genotype of, based on this data the frequency of allele b। ये हार्डी विनबर्ग इक्वेशन का क्वेश्चन है। इस डाटा के ऊपर बेस करके हमने जो है वो फ्रीक्वेंसी को निकालना है बी पॉपुलेशन की। जो भी दिया गया है उसको आप पहले लिख लो।
यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है टोटल पॉपुलेशन का साइज जो है हमारे पास दिया हुआ है, दैट इज इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 वाइल्ड डॉग्स। अब हमारे पास बोला गया है 360 एंड 480 डॉग्स। 360 जो है हमारे पास बी भी है और 480 जो है हमारे पास कैपिटल बी स्मॉल बी है। रिमेनिंग डॉग्स जो है वो स्मॉल बी है। तो 1000 में से टोटल कर लो कि ये कितने हो रहे हैं हमारे पास, जितने बच रहे हैं हमारे पास 840 में से कितना हमारे पास बच रहा है। उतने जो है वो हमारे 1000 में से जितना बच रहा होगा 840 उतना जो है हमारे पास दूसरे ऑर्गेनिज्म होंगे यानी कि बीबी होंगे। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 160 जो है हमारे पास बीबी होंगे। यहाँ पे सबका मैंने पॉपुलेशन साइज लिख लिया। टोटल पॉपुलेशन साइज जो है हमारे पास कितना है 840 है। अब हमसे पूछा गया फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील बी। अब बी की फ्रीक्वेंसी पूछी गई है तो देखो इस पूरी पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ बी सिर्फ इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी है, इसकी भी आधी फ्रीक्वेंसी में बी प्रेजेंट है। हमको इसकी वो फ्रीक्वेंसी निकालनी है प्लस करनी है इसकी हाफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है बीबी की प्लस हाफ करनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल बीबी, तब जाके हमारे पास जो है टोटल फ्रीक्वेंसी आएगी ऑफ द बी एलील। से पुट करो। अब इसकी फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितना है प्रेजेंट है 160 आउट ऑफ 1000 और ये दूसरे ऑर्गेनिज्म कितने प्रेजेंट है दैट इज 480 आउट ऑफ 1000। इसको सॉल्व करो, आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ जाएगी। जो भी इसका आंसर होगा वो इसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे हो गया 0.24 और यहाँ पे हमारे पास हो गया 0.16। अब इन दोनों को प्लस कर दो 0.16 प्लस 0.24 तो हमारे पास जो है वो 0.40 जो है वो हमारे पास एलील बी की पॉपुलेशन साइज जो है वो आ जाएगा। आपको इसको पुट करना होता है, आप वहां पे कीवर्ड यूज करके यहाँ पे इस तरह से इसको पुट कर सकते हो। ये हार्डी विनबर्ग का क्वेश्चन था, आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैच्योर रेड स्पर्म सेल has 2.5 माइक्रोग्राम ऑफ जीनोमिक डीएनए that is a haploid genome. Compared to this sperm cell, the amount of genomic DNA in a somatic cell which is in G2 phase. यहाँ पे हमारे पास जो है सेल डिवीजन वाली क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले हमें पता होता है कि Z1 के बाद जो होता है S फेज में जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है वो डबल हो जाता है और J2 फेज में वही अमाउंट ऑफ डीएनए रहेगा जो S फेज में बनेगा। हमने निकालना है G2 फेज में। अमाउंट ऑफ डीएनए हमारे पास दिया हुआ है 2.5 माइक्रोग्राम, लेकिन हमें ये भी बोला गया है कि हैप्लॉइड सेल का है तो हमें निकालना है सोमैटिक सेल का। सोमैटिक सेल का वैसे ही यहाँ पे हमारे पास ये हैप्लॉइड सेल का है और हमसे पूछा गया है अमाउंट ऑफ जीनोमिक डीएनए इन सोमैटिक सेल विच इज इन G2 फेज। सोमैटिक सेल में पूछा है G2 फेज में, पहले तो इसको सोमैटिक बना दो। हैप्लॉइड सोमैटिक सेल नहीं होते, डिप्लॉइड होगा। दिस विल इक्वल टू 5 माइक्रोग्राम जो है वो डीएनए हो जाएगा हमारा कौन से फेज में G1 फेज में। जब ये जाएगा S फेज में तो क्या होगा अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा 10 माइक्रोग्राम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद G2 फेज में जा रहा है, G2 फेज में भी वही रहेगा अमाउंट ऑफ डीएनए जो S फेज में बना है, क्योंकि अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ तभी होगा जब ये आगे मियोसिस या फिर माइटोटिक फेज में जाएगा। अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 10 माइक्रोग्राम। 10 आप यहाँ पे आंसर अपना पुट कर सकते हो। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है और नेगेटिव मार्किंग भी है। इन एन एक्सपेरिमेंट एक्सेस अमाउंट ऑफ बाइकोड mRNA was injected into the posterior pole of a wild-type Drosophila embryo at the pre-blastodermal stage. Out of the following options, which one represent the best expected phenotype in the result developing embryo? बायो का क्वेश्चन है। इसमें जो है इन्होंने बोला एक्सेस अमाउंट ऑफ बाइकोड mRNA जो है इंसर्ट कर दिया गया है पोस्टीरियर पोल के अंदर। ये जो चीज बाइकोड mRNA करेगा वही हमारा आंसर इसमें होगा। इसका आंसर हमारे पास होगा हेड स्ट्रक्चर बन जाएंगे बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोल पे, क्योंकि उन्होंने पोस्टीरियर पोल पे बाइकोड mRNA को इंजेक्ट किया है जो रिस्पॉन्सिबल है हेड स्ट्रक्चर के लिए। हेड स्ट्रक्चर बन जाएंगी दोनों एंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे मैच करना है हमने केमिकल टाइप विद कॉलम 2 एंड द टिश्यू ऑफ ऑरिजिन लिस्टेड। फर्स्ट में हार्मोन दिए हुए हैं, सेकंड में हमारे पास केमिकल दिए हुए हैं, देन हमारे पास थर्ड जो है वो ऑर्गन दे रखा है जिसमें ये प्रेजेंट होगा।
सो हमारे पास जो है जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको एक का भी आंसर आ रहा होगा सो आप इजीली जो है वो उसका आंसर कर सकते हो। सो जो ग्लूकागॉन होता है दैट इज पेप्टाइड, उसमें एक केमिकल प्रेजेंट होगा और दैट इज प्रेजेंट इन पैनक्रियास। नेक्स्ट इज प्रोजेनोलोन, दैट इज अ स्टीरॉइड है और एड्रेनल में प्रेजेंट होगा। एफएसजी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसजी जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन है और ग्लाइकोप्रोटीन एंटीरियर पिट्यूटरी में रिलीज होता है। मेलाटोनिन जो है वो ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव है और ये पेनियल ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। सो ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंड्रोम दे रखे कॉज सिम्टम के साथ हमने इसको मैच करना है। सो यहाँ पे जो भी आपको लग रहा होगा आइडेंटिफाइड सा, देखो जैसे डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम में 21st क्रोमोसोम के ऊपर कॉपी हो जाती है, यानी क्यू का 4 हो जाएगा। क्यू का 4 यहाँ पे 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है, यानी ये दोनों तो नहीं होंगे, सी और डी में से कोई इसका आंसर होगा। अब देखो इसमें नेक्स्ट जो हमें मैच करेंगे टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में जो होता है वो एक क्रोमोसोम जो होता है मिस होता है, X0 जैसी स्ट्रक्चर जो होती है वो टर्नर सिंड्रोम में प्रेजेंट होती है। सो टर्नर सिंड्रोम देखो यहाँ पे मिसिंग है कहीं पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, रेनल ट्यूब्यूल, डिलीशन ऑफ ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम 15, देन क्रोमोसोम 21 हमने डाउन सिंड्रोम कर लिया। टर्नर सिंड्रोम ये रहा। सो एस का जो है वी ऑप्शन होगा। सो ये सिर्फ थर्ड ऑप्शन में सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 2 भी आपको आ रहे हैं, आप इसका इजीली जो है वो आंसर कर सकते हो। इसके अलावा पॉर्टर प्राइडविली सिंड्रोम जो है डिलीशन ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम 15 हो जाता है। एंड देन उसके बाद हमारे पास कशिंग सिंड्रोम होता है। कशिंग सिंड्रोम में कलेक्शन ऑफ साइन एंड सिम्टम ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड लाइक कॉर्टिसोल। और फनगनी सिंड्रोम में जो है प्रॉक्सिमल रेनल ट्यूब्यूल ऑफ किडनी से रिलेटेड ये सिंड्रोम है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो भी मैच द फॉलोइंग है हमेशा गेट के पेपर में वो 2 मार्क्स के होंगे, कम के नहीं होते। और इसमें बहुत ही अच्छी बात ये है कि अगर आपको 2 भी आ रहे होंगे तो आप इजिली जो है वो आंसर को सॉल्व कर सकते हो। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 को हमने डिस्क्रिप्शन जो दे रहा है करेक्ट उसको जो है वो मैच करना है। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96 है। सबसे पहला जो ऑप्शन है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है पैथोजेंस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट पे आती है। सो पी का 2 हो जाएगा। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है सरफेस वेरियर होते हैं। पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो इनमें से जो है एंटीबॉडीज जो पास थ्रू प्लेसेंटा होती है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है। सो ऑप्शन देखो इनमें से कौन सा सही है। इसका 1 ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड कोफैक्टर दिया हुआ है, आपको उसके एंजाइम के साथ जो है वो मैच करना है। सबसे पहले हमारे पास आता है कॉपर एंजाइम। सो कॉपर एंजाइम जो है वो किसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज प्रेजेंट इन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में। देन हमारे पास आता है सेलेनियम। सेलेनियम जो होता है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूटाथाइन परऑक्सीडेज के लिए। देन निकल हमारे पास आता है, निकल जो है हमारा यूरियस के अंदर। देन पोटाशियम, पोटाशियम पायरुवेट काइनेज और डाइनाइट्रोजनेज में से किसमें पार्टिसिपेट करता है, सो दैट पार्टिसिपेट इन पायरुवेट काइनेज। और मॉलिब्डेनम जो है वो डाइनाइट्रोजनेज में पार्ट लेता है। सो पी का 2 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, इन दोनों में दिया हुआ है। क्यू हमारे पास क्या है सेलेनियम, सेलेनियम ग्लूटाथाइन परऑक्सीडोज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97 में। Next is the presence of excess glucose has been known to prevent the induction of the lac operon as well as other operon controlling enzyme involved in carbohydrate metabolism in E. coli. Which of the following process define the phenomenon? Excess glucose has been known to prevent the induction of lac operon. तो कौन सा वाला चीज जो है एक्सप्लेन कर रहा है पूरी की पूरी जो सीक्वेंस में लिखा हुआ है। और ये हमारे पास मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के हो सकते हैं। सो ये एक्सप्रेस कर रहा है, एक तो कैटाबोलाइट रिप्रेशन को शो कर रहा है और दूसरा है ग्लूकोज के इफेक्ट को शो कर रहा है। ए और सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 ये भी हमारे पास मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। इनमें से कौन सी टेक्निक जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लिए यूज होती है। सबसे कॉमन टेक्निक जो होती है एक्सरे डिफ्रैक्शन हमारी इसके लिए यूज होती है 3 डायमेंशनल के लिए। ट्राई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये तीनों जो है वो 3D स्ट्रक्चर को शो करते हैं सर्कुलर डायक्राइज्म को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच आर ट्रू रिगार्डिंग द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के लिए कौन सी चीज करेक्ट है, ये भी मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन है। रेप्लिकेशन इज बायोडायरेक्शनल एंड कंजर्वेटिव, नहीं ऐसा नहीं होता है, नॉन कंजर्वेटिव होती है। रेप्लिकेशन इन यूकेरियोट टेक प्लेस एट मल्टीपल
साइड साइमल्टेनियसली, ये राइट है। बोथ द स्टूडेंट्स रेप्लिकेट इन डिसकंटिन्यूअस मैनर, ये भी राइट नहीं है। वन स्टूडेंट रेप्लिकेट इन कंटिन्यूअस, अदर इन डिसकंटिन्यूअस, दिस इज करेक्ट। सो बी और डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगी। मल्टीपल सिलेक्टिव में ध्यान रखना, आपके एक से ज्यादा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी। अगर आप एक ही आंसर मार्क करके आओगे, मान लो आपको लग रहा है बी, आप बी करके आए तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे जब तक आप पूरे जो है करेक्ट ऑप्शंस को नहीं मार्क करोगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर कॉलचिसिन, कॉलचिसिन क्या करता है, डबलिंग करता है, किस तरह से करता है, ये हमें जो है इसका आंसर यहाँ पे देना है। सो ये भी मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन है। पहला, इट बाइंड्स टू ट्यूबुलिन मॉलिक्यूलर डिस्टर्ब द असेंबली पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, दिस इज राइट। देन उसके बाद आता है इट इनहिबिट का क्रॉसओवर, ऐसा नहीं होता है। ड्यूरिंग माइयोसिस इससे कोई इनहिबिशन नहीं होती। इट इनहिबिट क्रोमोसोम, इनहिबिशन किसी की भी नहीं होती है। इट ब्लॉक माइटोटिक सेल इन मेटाफेज। ए और डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे इस आंसर में। क्वेश्चन नंबर 102 जो है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन है। सो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी होंगे उनको ट्राई करना, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता होगा तब भी उसको ट्राई करना, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आप कोशिश करोगे और अपने न्यूमेरिकल जो भी आप निकाल पा रहे हो आंसर, उसको अगर पुट कर पाओगे यहाँ पे, सो आपको अगर गलत भी होगा तब भी आपके मार्क्स जो है वो कट नहीं होंगे। सो कोशिश करना न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सो ये जो है हमारे पास क्रॉस ओवर पे, ट्रिपल क्रॉसओवर या डबल क्रॉसओवर जैसे हम बोलते हैं, लिंकेज के क्वेश्चंस होते हैं जेनेटिक्स में, उसके ऊपर ये क्वेश्चन जो है वो पुट किया गया है। ये जो क्वेश्चंस है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो जो भी हमारे पास प्रोजेनी दी होगी उसको देख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं आपको इसमें जो एक शॉर्ट तरीके से एक बता देती हूँ कि किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी मैं कोशिश करूंगी कि इससे रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बोला गया है कि लिंक्ड जीन ये था, दैट विल बी क्रॉस विद ट्रिपल रिसेसिव, ट्रिपल क्रॉसिंग के पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला गया इसको जो है क्रॉस ओवर किया गया इसके साथ। F1 फीमेल प्रोजेनी हमें मिली, ये जो हमें प्रोजेनी मिली, और उसको जो है बैक क्रॉस किया गया किसके साथ, इसको दोबारा बैक क्रॉस किया गया विद द ट्रिपल नेगेटिव म्यूटेंट मेल के साथ, इनको क्रॉस किया गया। जो क्रॉस करके जो प्रोजेनी हमारे पास बनती है वो हमारे पास प्रोजेनी यहाँ पे दी हुई है 1000 इंडिविजुअल्स की। उसके बाद ये भी बोला गया है कि ऑर्डर ऑफ जीन जो है वो एबीसी है, जिसको हम सीबीए करके भी लिख सकते हैं। ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ जीन एबीसी है, सीबीए एक ही चीज है, इस तरह से ऑर्डर ऑफ जीन है। हमसे जो पूछा गया है वो रिकॉम्बिनेशन मैप डिस्टेंस बोला गया है ए टू सी। पहले तो यहाँ पे देखो, जो भी हमारे पास जब भी इस तरह के टेबल फॉर्म में पूरी प्रोजेनी का डाटा दिया गया होगा, दो चीजें आपको करनी है। फर्स्ट, पेरेंटल टाइप आइडेंटिफाई करना है, जिसकी भी मैक्सिमम वैल्यू है वो पेरेंटल टाइप है। क्यों? जब हम रिकॉम्बिनेशन करते हैं, अगर आपको ध्यान हो रिकॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, रिकॉम्बिनेशन मतलब कि जो दो प्रोजेनी जब हम उनका क्रॉस करवाते हैं तो उनमें जो रिकॉम्बिनेंट जीन या रिकॉम्बिनेंट जो पॉपुलेशन बनती है वो कंपेरेटिव कम बनती है, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम होते हैं, और जो पेरेंटल फॉर्म होती है वो आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पेरेंटल जो होती है हमेशा रिकॉम्बिनेशन से जो होती है वो ज्यादा होती है। सो यहाँ पे जिसका सबसे ज्यादा वो रहेगा वो पेरेंटल फॉर्म रहेगी। सो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा किसका है, ये और ये, यानी कि ये पेरेंटल जीन है, या पेरेंटल जो है वो उसकी यहाँ पे बताई गई है, पेरेंटल इस टाइप से इस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। देन हमारे पास जो सबसे शॉर्ट में होता है वो हमारे पास डबल क्रॉसओवर होता है। सबसे कम में जो इंडिविजुअल होते हैं वो हमारे क्या होता है, डबल क्रॉसओवर। यहाँ पे देखो 17 और 14 जो है वो डबल क्रॉसओवर है। ठीक है, ये जब आपने आइडेंटिफाई कर लिए तो बाकी जो बचते हैं, ये चार जो आपके पास बचे, ये जो है वो सिंगल क्रॉसओवर है। या तो जैसे हमें जीन का क्रॉस बता दिया है कि ए बी सी है, या तो वो ए और बी का क्रॉसओवर है या फिर बी और सी का क्रॉसओवर है। सो वो हमारे पास हमने उस तरह से आइडेंटिफाई करना है। अब मैं बता दूं कि फॉर्मूला जब भी हम रिकॉम्बिनेशन को निकालेंगे, इधर मैं इसका फॉर्मूला लिख रही हूँ, जब भी हम रिकॉम्बिनेशन निकालेंगे, सो रिकॉम्बिनेंट की जब भी हम डिस्टेंस निकालना होगा, यहाँ पे हमसे डिस्टेंस पूछा गया है, जैसे मेनली यहाँ पे बोला गया है रिकॉम्बिनेशन मैप डिस्टेंस। रिकॉम्बिनेशन मैप डिस्टेंस निकालने के लिए हमेशा जो है वो सिंगल क्रॉसओवर प्लस डबल क्रॉसओवर डिवाइडेड बाय टोटल इंडिविजुअल्स इनटू 100 ये करना है, तो आपके पास जो है रिकॉम्बिनेशन मैप डिस्टेंस या फिर उनका डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा। सिंगल क्रॉसओवर किसका, जैसे अगर बोल दिया ए और बी के बीच में, तो ए और बी का डिस्टेंस, ए और बी के क्रॉसओवर करके उसका जो इंडिविजुअल्स है वो प्लस करना है। सो सबसे पहले यहाँ पे देखो ए बी बी सी सी हमारे पास दिए हुए हैं, इंडिविजुअल इस तरह से हमारे पास दिए हुए हैं, इनका क्रॉसओवर है। हमें बोला गया है कि जीन की जो हमारे पास रहेगा वो इसी फॉर्म में रहेगा, इसी फॉर्म में।
ए बी बी सी सी, जीन ऑर्डर हमारे पास दे रखा है। अब देखो डबल क्रॉसओवर तो हमने निकाल लिया, डबल क्रॉसओवर स्मॉल ही है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कम ही है, अगर आप चाहो तो डबल क्रॉसओवर करके देख सकते हो, वही आएगा। अब हमें बोला गया है जीन डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी, ए और सी के बीच में, तो अब ए और सी के बीच में डिस्टेंस डायरेक्ट क्रॉसओवर नहीं होगा, इसका मतलब है कि पहले ए और बी का क्रॉसओवर जो होगा उसका डिस्टेंस निकालो, फिर बी और सी का डिस्टेंस निकालो। ए और बी का क्रॉसओवर कैसे होगा, देखो जब हम क्रॉसओवर इस तरह से लगाएंगे, यहाँ से हम जो है स्टार्ट करेंगे और क्रॉसओवर करते हुए हम जो है वो इंडिविजुअल को इस तरह से लिखेंगे। सो पहले देखो ए बी बी और सी सी, यहाँ से क्रॉसओवर हुआ, ये वाली इंडिविजुअल आ गया। दूसरे में ए क्रॉसओवर हुआ, बी बी और कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। अब इन इंडिविजुअल को ढूंढो, कहाँ पे है ये, यानी इनका नंबर कितना है ये ढूंढो। यहाँ पे देखो ए बी बी सी सी ये रहा, इनका है 112, और दूसरा हमारे पास रहा ए बी बी सी सी ये रहा, इसका हमारे पास है 103, 103। अब ये आ गया हमारे पास क्रॉसओवर, और ए और बी इनको प्लस कर दो, 5 1 2 1 5, और साथ में देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सिंगल क्रॉसओवर प्लस डबल क्रॉसओवर, यानी कि 17 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, यानी कि जो 17 और 14 है उसको भी यहाँ पे प्लस कर दो। सो जो हमारे पास प्लस करके आएगा, जैसे हम इसको प्लस कर रहे हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 246 divided by 1000 into 100, that will be equal to 24.6। सो हमारे पास ए और बी के डिस्टेंस का कितना आ गया, 24.6। ये हमने सॉल्व कर लिया, तो ये देखो ए और बी के क्रॉसओवर का हमारे पास कितना आ गया, डिस्टेंस आ गया 24.6 सेंटीमॉर्गन। अब दूसरा क्या करना है, अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा बी और सी का। सो उसको लिखो बी बी सी सी ए बी बी सी सी, इसको सॉल्व करो तो हमारे पास क्या बनेगा, ए बी बी सी सी ए बी बी स्मॉल, यहाँ पे मैंने गलत किया क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे जाएंगे और स्मॉल नीचे भी जो है वो स्मॉल ही इंडिविजुअल है तो स्मॉल होंगे, और ऊपर को जब हम जाएंगे यहाँ से ए स्मॉल बी बी कैपिटल सी स्मॉल सी। वैसे हमें इसको करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जो बचे हुए हैं वो ऑब्वियसली इसी क्रॉसओवर के, यहाँ पे देख लो 134 127, इनको प्लस कर दो, 134 127 261 प्लस 17 प्लस 14, डबल क्रॉसओवर को भी प्लस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 292 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 करेंगे तो 29.2 सेंटीमॉर्गन जो है वो हमारा आ जाएगा। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 29.8, ये हमारे पास आ गया बी और सी का क्रॉसओवर। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तभी तो हमारे पास ए और सी का आ पाएगा ना, तो इन दोनों को प्लस कर दो, जो हमारे पास आएगा इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 53.8, जो आप यहाँ पे पुट कर दोगे 53.8 जब आपको न्यूमेरिकल आंसर को सॉल्व करना है। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। जब भी क्रॉसओवर वाला क्वेश्चन होगा पेरेंटल और डबल क्रॉसओवर को मार्क कर लो। अगर आपको डबल क्रॉसओवर में फिर भी कंफ्यूजन होती है, कई बार ऐसे होता है कि 3 जो नंबर होते हैं वो एक जैसे लगते हैं तो हमें कंफ्यूजन होती है कि कौन सा इसमें से डबल क्रॉसओवर होगा। सो डबल क्रॉसओवर करके देख लो, जैसे हमारे पास यहाँ पे तो जीन ऑर्डर सीधा सीधा दे रखा है, सो डबल क्रॉसओवर करके देख लो। डबल क्रॉसओवर करके आप देखोगे सो जो भी डबल क्रॉसओवर करके आपका रिजल्ट आएगा वही जो है वो यहाँ पे हमारा आंसर होगा। डबल क्रॉसओवर हमेशा इस तरह से करना है, यहाँ से स्टार्ट होके फिर यहाँ को, यहाँ से स्टार्ट होके फिर यहाँ को, इस तरह से करके आप निकाल सकते हो। अब दोनों को बोला था ए एंड सी के बीच में, एक से हम नहीं निकाल सकते थे, दोनों का पहले ए और बी का डिस्टेंस निकाला, फिर हमने बी और सी का डिस्टेंस निकाला, प्लस करके हमारे पास ए और सी का डिस्टेंस आ गया। बाकी फॉर्मूला की बात है तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंगल क्रॉसओवर प्लस डबल क्रॉसओवर अपॉन टोटल इनटू 100। सो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ डबल हेलिकल डीएनए दे रखा है 13.6 किलोमीटर,
If the DNA double helix weighs 1 into 10 raised to minus 18 gram per 1000 nucleotide pairs and price per base pair is 3.4 angstrom, then weight of the double helical DNA molecule नैनोग्राम में हमने जो है आंसर निकालने। सबसे पहले देखो ये दोनों जो बेस पेयर की लेंथ जो दे रखी है वो 30.6 किलोमीटर है, राइज पर बेस पेयर 3.4 में दे रखा है, इसको भी हमें किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 13.6 किलोमीटर है, 3.4 एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करने के लिए हमें 3.4 को इंटू 10⁻⁻13 कर दोगे तो वो हमारे पास किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। हमें इक्वल करनी है वैल्यू को, ठीक है। जब हमने ये निकाल दिया उसके बाद हमें बोला गया है 13.6 जो हमारे पास किलोमीटर है। इफ द डीएनए डबल हेलिक्स वेज इतना अगर वो वेट कर रहा है पर 1000 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर एंड राइज पर बेस पेयर इतना हो गया। सो राइज पर बेस पेयर इतना है, इतने किलोमीटर का। सो 13.6 अपॉन 3.4 इंटू 10⁻⁻13 राइज पर बेस पेयर हम निकाल लेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा 4 और 10⁻⁻13 को ऊपर ले आएंगे 10⁻13। सो ये हमारे पास जो है 4 इंटू 10⁻13 हमारे पास जो है वो बन जाएगा। इसके बाद जो 4 इंटू 10⁻13 हमारे पास दे रखा है, इसके अलावा हमसे बोला गया पर 1000 न्यूक्लियोटाइड, पर 1000 न्यूक्लियोटाइड जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। जब पर 1000 न्यूक्लियोटाइड बोला गया है तो पर 1000 न्यूक्लियोटाइड को डिवाइड कर देंगे हम इसको, जो हमें आया है 4 इंटू 10⁻13 डिवाइडेड बाई 1000। जब इसको डिवाइडेड बाई 1000 कर दोगे, इसको आप ऊपर भी ले जा सकते हो 10⁻⁻3, यहाँ से कट के हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 10⁻10। हमारे पास आ गया 4 इंटू 10⁻10। अब वेट कितना बोला गया है 1 इंटू 10⁻⁻18 ग्राम, इसको इंटू कर दो 1 इंटू 10⁻⁻18 ग्राम। अब एक ग्राम में कन्वर्ट हो गया। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1810 4 इंटू 10⁻8 ग्राम। सो 10⁻⁻8 ग्राम, 10⁻⁻8 ग्राम आ गया। हमारे पास वेट भी आ गया डबल हेलिकल डीएनए का। देखो हमने क्या किया, पहले इसको जो है डीएनए डबल हेलिकल को किलोमीटर में था, बेस पेयर को भी किलोमीटर में चेंज किया। इतना किलोमीटर डीएनए है पर बेस पेयर इतना है, हमने डिवाइड करके निकाल लिया, इतना आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 10⁻13 पर 1000 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स बोला गया। ये हमारे पास बेस पेयर है, अब हमें पर 1000 न्यूक्लियोटाइड पेयर बोला गया इसलिए हम पर 1000 कर देंगे। उसके बाद वेट जो दिया गया एक का दिया हुआ है 10⁻⁻18, तो हमारे पास जो है वो पर 1000 का 10⁻⁻18 दिया है, इसका इतना आ जाएगा इंटू 10⁻⁻18 कर देंगे। ये हमारे पास ग्राम में आ गया, लेकिन हमें किसमें पूछा गया है, नैनोग्राम में आंसर पूछा गया है। सो नैनोग्राम में निकालने के लिए हम कर देंगे 4 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻9, 10⁻9 कर दिया। यहाँ पे क्या बचेगा, एक 10 बचेगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा आंसर 40 नैनोग्राम। तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 नैनोग्राम आंसर। सो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर होगा 40। सो ऐसे आप जो है इनको सॉल्व कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। ये हमारे पास था जूलॉजी का पार्ट, गेट 2023 का लाइफ साइंस का जूलॉजी का पार्ट। जो भी स्टूडेंट जूलॉजी और बॉटनी एज ऑप्शन चूज करना चाहते हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। अभी जो है फेब में आपका एग्जाम होने वाला है गेट का, सो ये वीडियो होप सो उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहे, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर हमें आइडिया देते हैं किस तरह के क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं और हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। सो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।